नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करंट का टॉपिक है पहचान की राजनीति। और ये टॉपिक तब से ज्यादा केंद्र में आया है जब से पोस्ट कोल्ड वॉर एरा शुरू हुआ है। शीत युद्ध के अंत के बाद का जो काल है, उत्तर शीत युद्ध काल, उसके बाद से बहुसंस्कृतिवाद, पहचान की राजनीति, मान्यता की राजनीति, धर्म की राजनीति, इस्लामवाद, फाउंडेशनलिज्म, ये सारे शब्द काफी प्रसिद्ध हो गए। तो ऐसी एक अवधारणा है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज भी बर्निंग है, वो है पहचान की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो आज हम इसी मुद्दे की चर्चा करें। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति। गिलरॉय एक विचारक है, वॉन गिलरॉय। हमने शायद ही कभी इसको पहले पढ़ा होगा, बस आज ही पढ़ना पड़ेगा, बाद में फिर भूल जाएंगे इसको। ये कहता है कि हम जिस संसार में रहते हैं उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? पहचान ही। दरअसल हमारे जो जीवन का ध्येय है ना, वो पहचान ही है। लेकिन पहचान के ऊपर बहस हो सकती है कि किस प्रकार की पहचान। एक पहचान के बारे में तो अभी आप एक सेकंड में समझ जाएंगे, वो है हमारी व्यक्तिगत पहचान। हमारे जितने भी प्रयास होते हैं ना, वो इस समाज में हमारी एक स्वायत्त और स्वतंत्र पहचान को लेके होते हैं। तो ये गिलरॉय एक संबंध में तो सही कह रहा है कि हम किसके चारों ओर घूमते रहते हैं? पहचान के चारों ओर घूमते रहते हैं। आप पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, अब नौकरी के प्रयास कर रहे हैं, फिर आप किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ होने की कोशिश करेंगे, ज्यादा अमीर होने की कोशिश करेंगे, या अच्छा विद्वान बनने की कोशिश करेंगे। तो इसके मूल में होता क्या है? ये पहचान ही होती है कि समाज में हमारी एक स्वतंत्र और स्वायत्त पहचान। जब बच्चे थे तब ये सोचते थे कि क्या हो जाए, बड़े हो जाए। बड़े हो जाएंगे तो हमारी एक अलग से पहचान होगी। कि बच्चों की कोई स्वतंत्र पहचान नहीं होती, उनकी पहचान उनके माँ बाप के नाम पे, नाना नानी और दादी के नाम पे होती है। फिर सोचते थे बड़े हो जाए। अब बड़े हो गए तो अब सोचते हैं और बड़े हो जाए। तो ये सारा जो बड़ा होने का चक्कर है, ये किसके लिए चलता रहता है? पहचान के लिए। लेकिन आज जिस हम पहचान की चर्चा करेंगे वो इंडिविजुअल पहचान नहीं होगी, बल्कि आज हम जिस पहचान की चर्चा करेंगे वो समूहगत पहचान होगी, वो ग्रुप आइडेंटिटी होगी। देखिए, आइडेंटिटी का मुद्दा 1900 और 50 और 60 के दशक में बहुत ज्यादा उभरा, और इसके उभार में था अमेरिका का अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन। तब से अश्वेतों ने अपनी अलग पहचान को लेके और एक अहिंसात्मक और हिंसात्मक दोनों प्रकार के संघर्ष किए। विशेष करके हम उस दौरान जो नाम सुनते हैं वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सुनते हैं, जिनके नेतृत्व में अमेरिका के अश्वेतों ने एक पूरा अहिंसावादी आंदोलन खड़ा किया था अपने नागरिक अधिकारों के लिए, अपनी स्वायत्त और स्वतंत्र पहचान के लिए, कि हमें भी मनुष्य के रूप में पहचान दी जाए, हमें भी नागरिक माना जाए। उसके बाद ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न रूपों में सामने आने लगा, क्योंकि वो तो एक देश का मुद्दा था। उसके बाद 1990 तक आते आते कोल्ड वॉर का अंत हो गया और पहचान का संकट खड़ा हो गया, आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा हो गया। आज और चर्चा करेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है। आइडेंटिटी क्राइसिस ये खड़ा हो गया कि अब हम हैं क्या। इससे पहले ऐसा कोई संकट नहीं था, क्योंकि लगभग 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, जैसा कि दांते जर्मिनो कहता है कि हम जिस युग में रह रहे थे विचारधारात्मक युग था, और उसके बाद से जो हमारी पहचान का आधार बना वो विचारधाराएं बन गई। या तो राष्ट्र बन गए, और या फिर राष्ट्रों से बढ़ के क्या हो गई थी? विचारधाराएं।
तो हमारे सामने पहचान का संकट नहीं था। हम या तो रूढ़िवादी थे, तो हमारे रूढ़िवादियों का एक पूरा समूह था, तो हमें कोई संकट ही नजर नहीं आता था। या फिर हम रूढ़िवादियों से निकल गए तो हम उदारवादी हो गए, तो हम कहते थे हम तो उदारवादी समूह के तहत आते हैं। वहां से निकले तो हमने फिर साम्यवादी समूह का निर्माण कर लिया कि विचारधारा के आधार पर हम मार्क्सवादी हैं, तो हम सब मार्क्सवादियों का एक समूह बन गया। ऐसे करके, और पहचान को लेके कोई संकट नहीं था जब तक विचारधारा आई थी। संकट तब आया जब एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो गया, या ऐसा करें 1990 के पास एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया। तो इन दोनों शब्दों को हम न तो वो कौन सा है फ्रांसिस फुकुयामा और न ही डेनियल बेल, बस हम तो चर्चा कर रहे हैं, उन दोनों का संदर्भ नहीं ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है और एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो गया, ये मान लेते हैं 1990 तक आते आते। तो हमारी जो विचारधारागत पहचान थी वो पहचान क्या हो गई, गायब हो गई। अब हमने सोचा अब क्या करें, हम तो कहीं के रहे ही नहीं है। तब फिर लोगों ने क्या किया, अपनी जो मूल जड़ें थी उनकी ओर लौटना शुरू कर दिया। उन्होंने देखना यह शुरू कर दिया कि अब हमारी जातीय पहचान की ओर लौट गए, वो धार्मिक पहचान की ओर, नरजातीय पहचान की ओर, भाषागत पहचान की ओर, क्षेत्रीय पहचान की ओर लौट गए। और ये एक नहीं, ये पूरे संसार में हुआ। भारत में हमने देखते हैं कि उसके बाद चलो क्या हुआ 1990 के बाद। 1990 के बाद जो दोनों आंदोलन आप देख रहे, दोनों आंदोलन नहीं, तीनों आंदोलन देखो। एक आंदोलन है वो कमंडल आंदोलन है, आप समझ गए कमंडल का आंदोलन, हाथ में क्या है, कमंडल है, जो हिंदुत्ववादी धारा बही। एक मंडल आंदोलन है जिसमें जातियां अपनी स्वतंत्र पहचान चाह रही है धर्म से अलग होके, तो कमंडल से एक अलग पहचान कौन चाह रहा है, मंडल चाह रहा है। और तीसरी पहचान थी वो दलितों की पहचान उभार ले रही थी, तो उच्च जातियों की कमंडल पहचान जो हिंदुत्ववादी राजनीति के रूप में उठी, किसान जातियों की कमंडल की पहचान, और बसपा और काशीराम और मायावती के नेतृत्व में खड़ी हुई दलितों की पहचान। ये 1990 के बाद ये मुद्दे हावी हो गए। तो हम देखते हैं कि ये कोई एक देश का नहीं, एक वैश्विक ट्रेंड था। संसार के प्रत्येक भाग में विचारधारात्मक संघर्ष के अंत के बाद अब कौन सी राजनीति खड़ी हो गई थी, पहचान की राजनीति अलग रूप में खड़ी हो गई थी। अब हम वापस जड़ों की ओर लौट रहे थे, और जो हमारी व्यापक पहचान थी विचारधाराओं को लेकर वो समाप्त हो गई थी। तब 1990 के बाद फिर ये मुद्दा और तेजी से उभरा, चाहे वो नारीवाद के भांति भांति के रूप हो, चाहे वो बहुसंस्कृतिवाद हो, चाहे इस्लामवाद हो, इन सब ने इस मुद्दे को फिर बढ़ावा दिया, पहचान की राजनीति को। तो ये तो हमारी एक पृष्ठभूमि से तैयार हो गई कि ये पहचान की राजनीति है क्या। इस पहचान की राजनीति को समझने के लिए अपन ऐसा करते हैं कि उभरती क्यों है, पहले ये चर्चा करते हैं इसका कारण क्या है। तो देखिए, पहचान की राजनीति दरअसल एकता की राजनीति है। इसके तहत राजनीतिक सुदृढ़ता आती है। ये राजनीतिक सुदृढ़ता के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक आयाम भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है ना, वो किसके साथ जिंदा रहता है, तो ये इसका एक मनोवैज्ञानिक आयाम है, इसका एक राजनीतिक आयाम है, ये एक सामाजिक आयाम भी है इसका, कि समाज में जो समूह होते हैं उनकी भी पहचान होती है, आपके मस्तिष्क में भी ये घर की रहती है, और ये कि राजनीतिक मुद्दा भी है, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से लोगों को क्या करता है, एक साथ जोड़ता है, चाहे धर्म के आधार पर जोड़े, चाहे नरजाति के आधार पे, चाहे लिंग के, चाहे क्षेत्र या भाषा के आधार के ऊपर। पूरा ये जो ना तेलुगु और तमिलों का जो आंदोलन था ये भाषाई आंदोलन था, तो यहाँ समूह की पहचान का आधार क्या है, भाषा। समूह की पहचान किसी भी आधार पे हो सकती है, लिंग के आधार पे हो सकती है, वो जाति के आधार पे हो सकती है, निर्जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, परंपराओं के आधार पे, किसी भी आधार पे हो सकती है। तो आपको जिंदा क्या रखनी है, अपनी पहचान, और ये पहचान के आसपास हम लामबंद हो जाते हैं, राजनीतिक सुदृढ़ता आ जाती है हमारे अंदर। ये मनोवैज्ञानिक आयाम है, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क है ना, वो बिना पहचान के रह नहीं सकता। और तीसरा हमने कौन से आयाम देखे हैं, सामाजिक आयाम, क्योंकि हम जो बड़े ही होते हैं ना, वो किस पहचान के साथ होते हैं, अपनी समूहगत पहचान के साथ बड़े होते हैं। तो हम यहाँ जिस पहचान की चर्चा कर रहे हैं वो व्यक्तिगत पहचान नहीं, बल्कि कौन सी पहचान है, समूहगत पहचान है।
उदारवादी जिस पहचान की चर्चा करते हैं वो व्यक्तिगत पहचान होती है, और हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो चर्चा कर रहे हैं वो समूहगत पहचान हो, चाहे वो राष्ट्र के रूप में हो, चाहे वर्ग के रूप में हो, चाहे जातियों और नरजातियों के रूप में हो। तो ये न भांति भांति के आयाम को अपने अंदर समेट के रखती है। हम तो ये चर्चा करें कि आखिर ना ये पैदा क्यों होती है, इसके क्या कारण है, इसकी पैदाइशी के पीछे। तो देखिए, इसके पीछे दो मुद्दे होते हैं कि आखिर ये पैदा क्यों होती है। तो आप ज्यादा माथा फोड़ नहीं करें, सिंपल तरीके से समझ जाएंगे कि इसमें एक कारण तो होता है हाशियाकरण, और दूसरा कारण होता है गर्व व आत्मसम्मान की भावना। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि हाशियाकरण क्या होता है या मार्जिनलाइजेशन होता है, ये होता क्या है, ये आखिर पहचान की राजनीति को प्रेरित कैसे करता है हाशियाकरण। हाशियाकरण में दो मुद्दे आते हैं। एक तो ये कि आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, दूसरा ये कि दूसरे आप को किस नजरिए से देखते हैं। इसमें आपको दो नजरिए डेवलप करने पड़ते हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं और आपको दूसरे किस नजर से देखते हैं। स्वयं का तात्पर्य है कि आप दूसरों से तुलना करते हैं खुद की, और तुलना करने पे आपको यह पता चला कि आप औरों से पिछड़े हुए हैं और आपसे क्या निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। ठीक है, आप भारत में चलते हैं और पाकिस्तान में चलते हैं, अमेरिका में चलते हैं, तीन जगह चलते हैं। भारत में मुसलमानों को, ईसाइयों को यह लग सकता है कि हम हिंदुओं से क्या रह गए हैं, पीछे रह गए, हमारा हाशियाकरण कर दिया गया है, हमारी पहचान खोती जा रही है। पाकिस्तान में हिंदुओं को यह लग सकता है कि हमारा क्या कर दिया गया है, हाशियाकरण, और मुस्लिम आगे आ गए। अमेरिका में यह लग सकता है अश्वेतों को, स्वयं को, कि हमारा हाशियाकरण कर दिया गया है। इस वजह से वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। फिर है कि दूसरे हमें किस नजर से देखते हैं। भारतीय मुसलमानों को हिंदू किस नजर से देखते हैं और पाकिस्तान हिंदुओं को मुस्लिम किस नजरिए से देखते हैं। फिर अश्वेतों को पता चलता है कि उनको श्वेत किस नजर से देखते हैं, और फिर थर्ड वर्ल्ड के देशों को यह लगता है कि उनको जो यूरो कंट्रीज के देश हैं वो किस नजरिए से देखते हैं। तो आपको यह लगता है कि दूसरों की नजर है वो तिरछी है, वो हमें हे दृष्टि से देखते हैं, वो हमें दोयम और गौण दृष्टि से देखते हैं। तब आप में कौन सा भाव पैदा होता है। तो हाशियाकरण का भाव एक तो खुद की तुलनाओं से पैदा होता है, और एक ऐसा भाव दूसरों की नजरें भी पैदा करती है। जब आप में ऐसा हाशियाकरण का भाव पैदा होता है ना, तो आपको ये लगता है कि मेरी कोई पहचान, समूहगत पहचान नहीं है, हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम अश्वेत हैं, हम थर्ड वर्ल्ड वाले हैं, हमारी पहचान खोती जा रही है। तब आप इस पहचान को लेके क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, और फिर आप लामबंद होने की, राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की और मनोवैज्ञानिक रूप से आप सुदृढ़ होने के प्रयास करते हैं, सामाजिक रूप से आप और भांति भांति के प्रयास करते हैं। तो एक पहचान की राजनीति को कौन पैदा करता है, आपके हाशियाकरण होने के, हाशियाकृत होने के जो भाव होते हैं वो पैदा करते हैं पहचान की राजनीति को। दूसरा, गर्व और आत्मसम्मान की भावना, ये तो उन लोगों में है जिनका हाशियाकरण कर दिया गया है। दूसरा है गर्व और आत्मसम्मान की भावना, ये आपका सेल्फ प्राइड होता है। तब आप कहते हैं कि हम पुरुष हैं, हम श्वेत हैं। ये जो श्वेतवाद है, ये पुरुषवाद है, ये यूरोसेंट्रिज्म के जो भाव है कि हम पाश्चात्य देश है, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, ये गोरों के जो भाव है, ये कहां से पैदा होते हैं। उनमें गर्व और क्या होता है, आत्मसम्मान। ये गर्व और आत्मसम्मान उनके अंदर क्या पैदा करता है, उनकी विशिष्ट पहचान को पैदा करता है। तो दो तरीके से भाव पैदा होते हैं। जो पिछड़े हुए हैं, जिनका हाशियाकरण कर दिया गया है, उनमें तो हीन भावना की वजह से क्या पैदा होती है, पहचान की राजनीति पैदा होती है। और दूसरे वो जो पहले से आगे बढ़े हुए हैं, वो उनमें घमंड होता है। ये घमंड फिर उनकी अलग क्या बनाता है, पहचान बनाता है। तो ये दो तरीके से पहचान की राजनीति पैदा होती है। अब हम जिस पहचान की चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि इस पहचान के साथ संकट क्या जुड़ा हुआ है। तो उसकी ओर साथ साथ चर्चा कर ले। हमने ये तो देख लिया कि आखिर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक है, चाहे आप किसी भी संस्कृति में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हैं, आप कौन सी राजनीति करते हैं, पहचान की राजनीति।
अब इस देश में क्या मुसलमान ही पहचान को लिए लो रहे हैं और हिंदू भी? हिंदू कह रहे हैं कि मुसलमान उनकी पहचान को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और मुसलमानों को ये डर किससे बैठा हुआ है? हिंदुओं से बैठा हुआ है। अमेरिका में श्वेतों और किसको बैठा हुआ है? अश्वेतों। जैसे डर भारत के हिंदुओं के मन में बैठे हुए ना कि जिस गति से मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनकी कट्टरता बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हिंदू एक दिन देखना 10 एक साल में क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। क्यों? फूंक मारे टबर पैदा थोड़ी हुआ है, बहुत टाइम लगता है। 18% तो 18% ही है। बिना जाति वो धार्मिक आंकड़े देके सीधा ही कह देते हैं कि इनकी जनसंख्या क्या हुई है, बढ़ गई। इतनी परसेंटेज जितनी आजादी के टाइम थी, कोई परसेंटेज में चाहिए नहीं है। ऐसे ही भय किसके अंदर बैठे हुए हैं? श्वेतों के अंदर, कि श्वेत पढ़ लिख गए हैं, श्वेत शादियां नहीं करते, श्वेतों की औरतें बच्चे पैदा नहीं करती। परिणाम क्या निकल रहा है कि अश्वेत धड़ल्ले से पैदा होकर अमेरिका में श्वेतों को क्या कर देंगे? वो अल्पसंख्यक कर देंगे। सेम के सेम भय जो हिंदुओं में वो किस में बैठे हुए हैं? अमेरिकन श्वेतों के अंदर भी बैठे हुए। तो मैं ये कह रहा था, तो पहचान को लेके कौन डरे हुए हैं? श्वेत भी डरे हुए हैं और अश्वेत भी डरे हुए हैं कि कहीं श्वेत ऐसे डरे हुए हैं कि हमारी पहले वाली जो श्रेष्ठ पहचान थी वो खो नहीं जाए। और अश्वेतों को यह लगता है कि श्वेत जो हमें दबा के रखते हैं ये हमारी पहचान को बिल्कुल ही समाप्त नहीं कर दे। तो चाहे आप अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, कमजोर है, चाहे मजबूत है, आप किसके चारों ओर घूमते रहते हैं? पहचान के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो चाहे हास्याकरण हो और चाहे गर्व हो, दोनों आप में पहचान की राजनीति के लिए आपको तैयार करते हैं। अब इस पहचान की राजनीति के साथ संकट क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस का मुद्दा है, ये मुद्दा एरिक्सन ने उठाया था। इस मुद्दे में दो ही चीजें हैं कि पहचान कौन सी, पहचान व्यक्तिगत इंडिविजुअल या समूहगत पहचान, ये है बहस का मुद्दा। पहले इसी को समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे हेगल को। व्यक्तिगत पहचान, उदारवादियों का जो पूरा जोर है वो किस पहचान के ऊपर है? व्यक्तिगत पहचान के ऊपर है कि हर एक व्यक्ति का एक अलग स्वायत्त व्यक्तित्व होता है, वो योग्य है अपनी अकॉर्डिंग अपनी पहचान को निश्चित करने के लिए। वो जितना ज्यादा योग्य होगा उसकी पहचान उसी प्रकार की होगी। अगर आप अयोग्य है तो आपकी कोई पहचान नहीं होगी। बस आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए ताकि आप अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर लें। तो इन उदारवादियों का जो पूरा जोर है वो कौन सी पहचान पे है? व्यक्तिगत पहचान के ऊपर। दूसरे हैं समुदायवादी, समाजवादी, ये सारे ये कहते हैं जो पहचान होती है वो व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि कौन सी होती है? वो सामूहिक पहचान होती है, समूहगत पहचान होती है। तो इन दोनों पहचानों में तो हम देख रहे हैं शुरुआत से ही झगड़ा चला आ रहा कि या तो व्यक्तिगत पहचान महत्वपूर्ण है और या फिर एक ग्रुप के साथ जो आइडेंटिटी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदारवादी कहते हैं कि आपकी पहचान आप खुद बनाते हैं, आप अपनी पहचान निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। समाजवादी, समूहवादी और बाकी जो लोग अधिकांश विचारक है वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान कहां देखता है? समूह के साथ देखता है। तो समूह अपनी पहचान के लिए व्यक्ति की तरफ आता है और व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए समूह की तरफ जाता है। इसकी चर्चा करिए, कहना क्या चाह रहा है एरिक्सन। और ये कहते हैं व्यक्ति अपनी अकेले की पहचान नहीं बना पाता, तो वो क्या करता है? एक समूह से जुड़ता है, या तो वो दबाव समूह से जुड़ता है, या वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ के ये कहता है मैं बीजेपी का हूं, मैं कांग्रेस का हूं, या वो कहता है कि मैं शिक्षक हूं तो मैं शिक्षक समूह से जुड़ जाता है। वो पहचान तो वो के झुंड के साथ पहचान बनाता है। या वो कोई ना कोई धर्म ग्रहण कर लेता है कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, या वो कोई नरजाति में आ जाता है कि मैं ना यहूदी हूं, या फिर मैं ये कोई और ये पीली चमड़ी वाला हूं, या कोई सा भी हूं, या नगा हूं, या मैं आर्य हूं, उससे अपने आप को जोड़ लेता है। तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी पहचान बनाने के लिए किससे जुड़ता है? समूह से जुड़ता है। फिर ये समूह क्या करते हैं? अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए यूज किसका करते हैं? व्यक्तियों का करते हैं। और समूह जब व्यक्तियों का यूज करते हैं तो महत्वपूर्ण कौन हो जाते हैं? समूह।
तो धर्म क्या करता है, लोगों को अपने साथ जोड़ता है। वो जातियां कहती है कि आप हमारी पूजा करो, धर्म कहता है आप हमारी पूजा करो, राजनीतिक दल कहता है कि आप हमारा कहना मानो। तो ये समूह फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए किसकी तरफ देखते हैं, व्यक्ति की ओर देखते हैं। और फिर व्यक्ति की कौन सी पहचान धीरे धीरे गायब हो जाती है, व्यक्तिगत पहचान। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम जिसका मुद्दा करें वो व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि कौन सी पहचान है, समूहगत पहचान। तब हेगल कहता है कि आदमी है ना दो प्रकार का होता है, सेल्फ दो प्रकार का होता है हेगल के अकॉर्डिंग। एक होता है यूनिवर्सल सेल्फ या मेटाफिजिकल सेल्फ। ये वो व्यक्ति होता है जो तार्किक होता है, ये वो व्यक्ति होता है जो आत्मनिष्ठ होता है। और ये जो यूनिवर्सल सेल्फ वाला व्यक्ति होता है, ये तार्किक और जो आत्मनिष्ठ होता है, जो अपने हिसाब से यूनिवर्स की परिभाषा हर चीज खुद निश्चित करता है, ये किसको महत्वपूर्ण मानता है, व्यक्तिगत पहचान को महत्वपूर्ण मानता है। दूसरा एक और प्रकार का व्यक्ति होता है, एक और प्रकार का सेल्फ होता है, उसको हम ये कहते हैं कि वो राष्ट्रीय होता है, उसको हम ये कहते हैं कि वो ऐतिहासिक होता है, या उसके लिए हम कहते हैं कि वो कौन सा सेल्फ होता है, सोशल। या तो वो नेशन होगा, हिस्टोरिकल, या सोशल सेल्फ होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो ज्यादा क्या होता है, वस्तुनिष्ठ ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा तार्किक नहीं होता। तार्किक व्यक्ति तो खुद के बारे में सोचेगा। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी पहचान या तो राष्ट्र के साथ स्थापित करता है, या वो अपनी पहचान सामाजिक समूहों के साथ बना के रखता है, सांस्कृतिक समूहों के साथ बना के रखता है। हल्डर जैसे लोगों ने बल काय के ऊपर दिया था, आपने किया था ना, अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किया। तो हल्डर जैसे लोग कहते हैं कि हर एक व्यक्ति किसके साथ जुड़ के रहना चाहता है, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ के रहना चाहता है, या जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं उनके साथ जुड़ के रहना चाहता है। तो ये जो पहचान बनती है सेल्फ की, ये कैसी पहचान है, ये समूहगत पहचान है। तो हमारा आज का मुद्दा भी कौन सा है, समूहगत पहचान का है। तो कौन सी पहचान समूहगत होती है, जो राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, और कौन से समूह से पैदा होती है, सामाजिक सेल्फ से जो पैदा होती है। तो एरिक्सन कहता है आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि किस किस के मध्य झगड़ा चल रहा है, कि आदमी महत्वपूर्ण है या समूह महत्वपूर्ण। मध्य काल में कौन महत्वपूर्ण था, समूह महत्वपूर्ण थे। फिर आधुनिक काल आया तो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया। अब वापस कौन महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, समूह महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आप कहते हैं कहां महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, तो आप खुद देख लो 1990 के बाद इस देश में क्या महत्वपूर्ण हो गया है, आदमी महत्वपूर्ण नहीं है। आदमी को तो फट से हम काट डालते हैं, मार डालते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारी जातियां। चुनाव में देख लो, सर फोड़ देते हैं एक दूसरे का, मारते हैं एक दूसरे को। और धर्म के नाम पे हम क्या क्या करते हैं। तो धर्म, जातियां, ये हमारी कौन सी पहचान है, ये व्यक्तिगत पहचान नहीं है, बल्कि हमारी कौन सी पहचान है, समूहगत पहचान। ये जितना ही भी मध्य पूर्व में आपको आतंकवाद दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान का मुद्दा हो, लीबिया का मुद्दा हो, सीरिया का मुद्दा हो, ये पूरा अरब बसंत हो, ये सारे थे क्या दरअसल, ये ट्विटर क्रांति जिसको हम बोलते हैं, ये सारा क्या है, कौन से मुद्दे को लेके है, समूहगत पहचान को लेके है। मुसलमानों की पहचान समूहगत पहचान ये है। तो हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। तो आइडेंटिटी क्राइसिस का मुद्दा किसने उठाया है, एरिक्सन। एक ये तो तैयार हुआ हमारा कौन सा मुद्दा, एक फैक्चुअल मुद्दा तैयार हुआ। और हम चर्चा कर रहे हैं कि पहचान की राजनीति में व्यक्तिगत की बजाय कौन सी राजनीति आती है, समूहगत राजनीति आती है। अब हम सिंपल से मुद्दे की चर्चा करते हैं कि व्यक्ति की जो पहचान बनती है वो किस आधार पे बनती है, पहचान के आधार। तो पहचान के आधार 20 क्यों है। पहचान का एक आधार होता है जैविकता। ये तो प्रकृति की देन है कि आप कैसे पैदा हुए। आप गोरे हैं, काले हैं, पीले हैं, छोटे कद वाले हैं, लंबे कद वाले हैं, ठीक है, मिचमिची आंखों वाले हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं, है ना। ये ना, ये जो आप चाइना वाले, जापान वाले, आप कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, जैविकता। एक तो ये पहचान बनती है आपकी।
दूसरी पहचान का डिसाइड कौन करती है? हमारी नर जाति, कि आप आर्य हैं, आप द्रविड़ हैं, आप कश्मीरी हैं, आप नागा हैं, आप कुकी हैं, आप ये दूसरा कौन से चल रहे हैं वो मैतेई हैं, आप हैं क्या? दरअसल ये आपकी नरजातीय पहचान है। तीसरा वर्गीय पहचान है, आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, ये आपकी वर्गीय पहचान है। और पहचान किस आधार पे बनती है? ये लैंगिक आधार पे बनती है, कि आप महिला हैं, पुरुष हैं, थर्ड जेंडर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, है क्या आप? ये आपकी लैंगिक पहचान को सुनिश्चित करता है। और देखिए सारे ही मुद्दे है ना हावी हो रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि ये वर्गीय पहचान ये गायब हो रही है, बाकी तो कौन सी पहचानें बढ़ रही है? ये जैविक पहचानें, नरजातीय पहचानें, लैंगिक पहचान बढ़ रही है। महिला और पुरुष है ना, इनमें पहचान बढ़ रही है। अपने ये देख रहे हैं हमारे यहाँ तलाक के मुद्दे, हमारे यहाँ महिला जो अग्रेसिव हो रही है, ये सारे हैं क्या? ये घरेलू जो झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये हैं क्या सारे? ये सारे किस मुद्दे, क्या कौन सी पहचान को लेके है? लैंगिक पहचान के झगड़े हैं ये सारे के सारे। तो ट्रांसजेंडर के मुद्दे उठ रहे हैं, थर्ड जेंडर के जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो इनके गे और लेस्बियन के सारे मुद्दे उठ रहे हैं, ये सारे कौन से मुद्दे हैं? लैंगिक मुद्दे हैं। लैंगिकता के बाद और किस कौन से मुद्दे? धर्म। ये तो पहचान का मुख्य आधार है। और फिर आती है हमारी क्या चीज? संस्कृति। ये जो बहुसंस्कृतिवाद है, ये कौन से मुद्दे को लेके चलता है? संस्कृति को लेकर। तो इन आधारों के ऊपर हमारी पहचान निश्चित होती है। और पहचान एक और आधार पर भी बनती है, वो क्या है? हमारा राष्ट्र। ये पहचान भी महत्वपूर्ण होती है। तो हमने पहचान के भांति भांति के आधार किए हैं कि पहचान 20 प्रकार से बनती है। हो सकता है कि देखिए हमारे तमिलनाडु में, और ये जो झगड़े हुए सारे गुजरात और महाराष्ट्र में और पंजाब और हरियाणा में, वो सारे झगड़ों का मूल क्या था? वो तो भाषा था। हिंदी भाषी, पंजाबी भाषी, मराठी और आपको गुजराती भाषी, तेलुगु और तमिल भाषी। तो ये भी कौन भाषा भी काय से जुड़ी होती है? हमारी समूहगत पहचान से जुड़ी होती है। तो ये सारे आधार है समूहगत पहचान के। अब आ गया कि ये जो पहचान होती है, या जो पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी होती है, पहचान की राजनीति होती है, ये चाहती क्या है? इसके कोई विशिष्ट दावे भी होते हैं क्या? इसकी चर्चा करते हैं। पहचान की राजनीति से क्यों करते हैं लोग पहचान की राजनीति? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके दावे क्या है? तो पहचान की राजनीति के दावे कि आखिर ये काम क्या आती है पहचान की राजनीति? आपने इससे पहले कौन कौन सी राजनीति की है बताओ? हमने इससे पहले राजनीति की है परंपराओं की राजनीति और राष्ट्र की राजनीति। बताओ कौन करता है? कंजर्वेटिव करते हैं, रूढ़िवादी करते हैं। अधिकारों की राजनीति कौन करता है? उदारवादी करता है। वर्ग की राजनीति कौन करता है? ठीक है। घरेलू की राजनीति कौन करता है? नारीवादी करते हैं। हमने कब ठीक करती है? ठीक है। प्रकृति की राजनीति हम कर ही चुके, कौन करते हैं? पर्यावरणवादी हरित राजनीति वाले करते हैं। ठीक। अब हम कौन सी, अच्छा ये मान्यता की राजनीति कौन करते हैं? मान्यता की राजनीति बहुसंस्कृतिवादी करते हैं। यही ये पहचान की राजनीति भी करते हैं। पहचान की राजनीति, अब ये पहचान की जो राजनीति करते हैं, ये वर्ग की राजनीति करते हैं, वो क्या दावा करते हैं आप बताओ? जो वर्ग की राजनीति करते हैं उनके दावे क्या होते हैं? उनके दावे ये होते हैं कि हमें ना जो आर्थिक संसाधन है उन्हें बंटवारा क्या चाहिए? बराबर चाहिए। ये जो नारीवादी की, ये लिंग की जो राजनीति करते हैं, वो क्या चाहते हैं? घरेलू राजनीति करते हैं। पितृसत्तात्मकता का खात्मा होना चाहिए। तो ये सब अलग अलग प्रकार से राजनीति करते हैं। अब ये क्या दावे करें, ये क्या चाहते हैं? तो एक कनाडा का विचारक है जेम्स तुल्ली। जब 8 बजे बाद तो इसका नाम बदल जाता है,
देखिए ये आपने देखा होगा, नाम भी, रंग भी बदलते हैं तो लोगों के नाम भी बदलते हैं। ये क्या हो जाता है फिर, ये टुल्ली हो जाता है, टुल्ली से। ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी है, स्ट्रेंज मल्टीप्लिसिटी, और इसने एक बड़ा जोरदार काम किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन एज ऑफ डाइवर्सिटी, कि विविधता के काल में जहां विविध सांस्कृतिक समूह है, ऐसे काल में संविधान किस प्रकार का होना चाहिए। तो मल्टीपल, जेम्स टूली हो सकता है, देखो ये स्पेलिंग अपने हिसाब से देख लेना। जेम्स टूली को अपन तब करते हैं जब हम किस किस को जोड़ते हैं, बहुसंस्कृतिवाद को। ये कहते हैं डाइवर्सिटी होता है, जो विविधता है, उस विविधता को सेट करने के लिए किस प्रकार के संविधान होने चाहिए। तो इसने संविधानवाद और किसको जोड़ा है, बहुसंस्कृतिवाद को। सीधा ही क्वेश्चन आता है कि बहुसंस्कृतिवादी संविधानवाद किसका है, जेम्स टुल्ली का है। उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद किसका है, विल्किमलिका का है। संवाद आधारित किसका है, भिखु पारिक का। ऐसे आते हैं। तो ये वो ही जेम्स टुल्ली है जो बहुसंस्कृतिवाद को किसके साथ जोड़ता है, संविधानवाद के साथ। कि अगर आपको संविधान तैयार करना है, या वर्तमान जो संविधानवाद है उसका तात्पर्य यह है कि जितने भी सांस्कृतिक समूह हैं, उन सांस्कृतिक समूहों को अलग अलग मान्यताएं दी जाए। तो ये जेम्स टुल्ली इस पुस्तक में ये बताता है कि ये जो पहचान की राजनीति है, ये कितने दावे करती है। तो ये कहते हैं पहचान की राजनीति 3 दावे करती है। एक तो संस्कृति की विविधता का दावा करती है कि देखिए सभी लोगों की संस्कृति है ना, वो अलग अलग है, सभी लोगों की परंपराएं, रीति रिवाज अलग अलग है। तो जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी जो सांस्कृतिक रीति रिवाज और परंपराएं हैं, उन सबको क्या दी जाए, मान्यता दी जाए। तो एक तो है कि आप स्वीकार करो, जो बहुसंख्यक हैं वो स्वीकार करो कि सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है, आप एकलवाद लाने की कोशिश न करें आप। दूसरा मुद्दा जो है वो ये कहता है कि ये बहुसांस्कृतिक संविधानवाद बनाया जाए, बहुसांस्कृतिक संविधान और नियम कायदे कानून बनाए जाए। इसका तात्पर्य है कि जो संविधान लिखे गए हैं, आप ये नहीं कि आप इनके लिए ना सीधे दावे, चल ठीक है हम स्वीकार करते, ऐसे नहीं। अंबेडकर जैसे कहा करते थे कि आप अगर दलितों का, दमितों का कल्याण करना चाहते हैं तो इसके लिए संविधान में क्या की जाए, व्यवस्था की जाए। तो दूसरा तरीका यह है कि बहुसांस्कृतिक संविधान तैयार किए जाए। जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 है, ये अल्पसंख्यकों के दावों को मजबूत करते हैं, उनके सांस्कृतिक दावों को मजबूत करते हैं। तो एक आप सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करो, दूसरा आप सांस्कृतिक संविधानों का निर्माण करो जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए अलग से अधिकारों की व्यवस्था होगी। और तीसरा ये है कि आप ऐसे ही बहुसांस्कृतिक है ना, ये राष्ट्रीयता को स्वीकार करो। अब आप इसको कैसे स्वीकार करेंगे, तो ये कहते हैं कि बहुसांस्कृतिक राष्ट्रीयता का तात्पर्य है कि आप स्वीकार करो कि कौन सही है, कश्मीरी सही है। आप स्वीकार करो कि कौन सही है, ये क्यूबेक वाले सही हैं जो कनाडा में संघर्ष कर रहे हैं, कैंटालोनिया और बास्क वाले सही है जो कहां संघर्ष कर रहे हैं, स्पेन में संघर्ष कर रहे हैं। ये जो सिंजियांग प्रांत वाले सही हैं जो चीन में संघर्ष कर रहे हैं। तो आप इनके राष्ट्रीयता के दावे को स्वीकार करो कि हमारी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी है, वो औरों से क्या है, अलग है। आप इनको दबाने की कोशिश मत करो। तो ये कितने प्रकार के दावे करते हैं, सांस्कृतिक विविधता के, कि हमारी परंपराएं, संस्कृति अलग है, इसको आप स्वीकार करो। मान्यता, हमारी भाषा, कपड़े पहनने का तरीका, सोचने का तरीका, हमारी पूजा पाठ करने का तरीका, खाने पीने का, सब अलग है। इसके लिए हमें अलग अधिकारों के लिए संविधान में क्या की जाए, व्यवस्था की जाए, और अलग हमारी अलग राष्ट्रीयता की मांग को स्वीकार किया जाए। ये 3 प्रकार के दावे करते हैं पहचान की राजनीति के तहत। ये किसने कहा है, जेम्स
तुलिन। एक ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक इसकी पुस्तक याद रखना, जेम्स तुली किया। अब अगला जो मुद्दा हम करेंगे वो इस पहचान की राजनीति के तहत विभिन्न जो धाराएं हैं वो सोचती क्या है, इस मुद्दे पे चर्चा करें। पहचान की राजनीति। पहचान की राजनीति के ऊपर साम्यवादियों का क्या कहना है? पहचान की राजनीति के ऊपर नव मार्क्सवाद का क्या कहना है? पहचान की राजनीति के ऊपर जो नव सामाजिक आंदोलन वाले हैं इनका क्या कहना है? पहचान की राजनीति के ऊपर उदारवादियों का क्या कहना है? सबकी छोटी छोटी चर्चा करते मुद्दे समझ में आ जाएंगे। पहचान की राजनीति के ऊपर किसका? बहुसंस्कृतिवाद का क्या कहना है? सबसे पहले हम साम्यवादियों की यानी मार्क्सवादियों की चर्चा करते हैं। ये क्या कहते हैं पहचान की राजनीति के ऊपर? इनका ये कहना है कि जो पहचान होती है ना वो मूलतः किस वर्ग में होनी, किस आधार पे होनी चाहिए? वर्गीय पहचान होनी चाहिए। आप वर्गीय चेतना हो, उस वर्गीय चेतना के अकॉर्डिंग आप में वर्ग लामबंदी हो, उस वर्ग लामबंदी को करके और आप वर्ग संघर्ष करो। तो इनका जो पूरा ध्यान ही है ना वो किसकी ओर है? वर्गीय चेतना, वर्गीय लामबंदी, वर्गीय एकीकरण, वर्गीय संगठन, वर्गीय दल और वर्गीय संघर्ष की ओर है, क्लास स्ट्रगल की ओर है। तो इनका तो जो मूल भाव है वो किसके चारों ओर केंद्रित रहता है? क्लास के चारों ओर केंद्रित रहता है, वर्ग के चारों ओर केंद्रित रहता है। तो फिर इनसे कहा गया कि क्या एक ही आधार है क्या वर्ग बनाने का? क्योंकि वर्ग तो और आधार पे भी बनते हैं, वर्ग तो धर्म के आधार पे भी बनते हैं, वर्ग जाति के आधार पे भी बनते हैं और वर्ग लिंग के आधार पे बनते हैं। तो ये कहते हैं कि धर्म, जाति, नरजाति के आधार पे जो भी वर्ग बनाए जाते हैं यानी जो समूह बनाए जाते हैं ये सारी की सारी चालें हैं किसकी? ये बुर्जुआ चालें हैं। तो ये बुर्जुआ चालें कैसे है? तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये धर्म वगैरह हैं, जातियां हैं, ये समूह के जो विचार हैं, राष्ट्रीयता के जो विचार हैं कि राष्ट्र होता या नहीं होता, ये सारी मिथ्या चेतनाएं हैं जो किसने पैदा की है? बुर्जुआ ने पैदा की है, ताकि किसको चुप रखा जा सके? मजदूरों को चुप रखा जा सके, सर्वहारा को चुप रखा जा सके। राष्ट्र के भाव ही नहीं होते, धर्म के भाव ही नहीं होते। धर्म तो कंट्रोल में लाने के लिए और चुप रखने के लिए पैदा हुआ था अफीम के रूप में। किसको? सर्वहारा को, कि तुम्हें बोलना नहीं है, क्योंकि अगर हम आपस में संघर्ष करेंगे तो हमारे धर्म पे क्या आ जाएगा? संकट आ जाएगा, हमारे राष्ट्र के ऊपर संकट आ जाएगा, हमारी नरजाति के ऊपर संकट आ जाएगा। तो हम एक राष्ट्र के हमें नहीं लड़ना, हम एक धर्म के हमें नहीं लड़ना है। तो आप चुप रहो ताकि हम सुदृढ़ रहें। और उस सुदृढ़ता का फायदा मिलता किसको है? पूंजीपतियों को मिलता है। शोषण किसका होता रहता है सुदृढ़ता के नाम के ऊपर? तो हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें आपस में नहीं लड़ना है। भले ही आप किसान हैं, आपकी आय डबल नहीं हुई है, फिर भी आपको बोलना नहीं है, क्योंकि आप किसान हैं। अगर आप बोलेंगे तो इसे हिंदुत्व में क्या पैदा होगा? फ्रैक्शन पैदा होगा। और हिंदुत्व में अगर फ्रैक्शन पैदा हुआ तो फिर हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ये खतरा आपको अलग नहीं होने देता। तो ये जो धर्म की है, जातियों की राजनीति है, ये कहते हैं साम्यवादी। ये कौन सी राजनीति है? दरअसल बुर्जुआ राजनीति है, जो अफीम की तरह काम करती है और आप में मिथ्या चेतना पैदा करती है। होती नहीं है, बल्कि आपके ऊपर थोपी जाती है और आपको ये लगता है कि ये चीजें होती है। आपको लगता है कि जातियां होती है, धर्म भी होता है, राष्ट्र भी होता है। ये तो हकीकत है, हकीकत नहीं है। दरअसल ये क्या है? काल्पनिक है। यानी ये मिथ्या चेतनाएं हैं जो बुर्जुआओं के द्वारा पैदा की जाती है। अब आगे नव मार्क्सवादी, इनको पता चल गया कि आदमी के दिमाग में से ये चीजें निकलने वाली नहीं है। तब वो कहते हैं कि अब आपकी सभी पहचान है ना मान्य है।
तो नव मार्क्सवादी आप सभी पहचानों को क्या करते हैं, मान्य करते हैं। और इसकी शुरुआत कर दी थी वो ग्रामसी ने कर दी थी। ग्रामसी एक हेजेमनी तैयार करता है। नहीं, भूकंप नहीं आ रहा। हाँ हाँ, मन में ऐसे ऐसा बैठ गया ना कि कोई भी चीज हिलती है तो ऐसे लगता है क्या है। हाँ, ये भूकंप आ गया उधर से ना। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि ग्रामसी क्या कह रहा है। ग्रामसी ये कह रहा है कि आपको है ना हेजेमनी के शिकार हैं जो सर्वहारा है, तो हेजेमनी के स्वीकार हैं तो अब आपको काउंटर हेजेमनी तैयार करनी पड़ेगी, उसके विरोध में हेजेमनी तैयार करनी पड़ेगी। तो विरोध में हेजेमनी तैयार करनी पड़ेगी तो आपको सब लोगों को क्या लेना पड़ेगा, साथ लेना पड़ेगा। तो अगर आपको सब लोगों को साथ लेना पड़ेगा तो आपको उन लोगों को भी साथ लेना पड़ेगा जो कौन से क्षेत्र में काम करते हैं, धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं। उन लोगों को भी साथ लेना पड़ेगा जो कहाँ काम करते हैं, नर जाति में, ताकि ये लोग भी क्या करें, आपका सहयोग करें। कौन से क्षेत्र के अंदर बताओ, वैचारिक क्षेत्र के अंदर विचारधारा को चेंज करने में ये लोग भी सहायता करेंगे, तो इनको भी साथ लिया जा सकता है। तो ये मुद्दा नवग्रामसीवादी कौन सी पहचानों को मान्यता देने लग गए हैं, और ये नव मार्क्सवादी ये धर्म और नरजातीय, जातीय और सांस्कृतिक पहचानों को मान्यता देने लगे हैं। जबकि परंपरावादी मार्क्सवादी हैं वो इन पहचानों को मान्यता नहीं देते। 90 के बाद कौन सी पहचान ज्यादा हावी हो गई है, ये धर्म और जातीय पहचान ज्यादा हो गई, वर्गीय पहचानों का महत्व है नहीं बताए। भारत में हम कहें कि वर्गीय पहचान का महत्व नहीं है, तो अब बताओ सबसे बुरी हालत कौन सी पार्टियों की है 90 के बाद। एक बार भले ही उभारा आ गया होगा, ठीक है, 90 95 97 तक आते थे जब बहु राजनीतिक व्यवस्था आई थी, दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था थी, तब जरूर एक बार सीपीआई एम और सीपीआई उभर के आई थी। अब उसका क्या हो गया है, वो खात्मा ही हो गया है। तो ये हमने देखा साम्यवादी और नव मार्क्सवादी पहचानों के बारे में अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, इनके विचार अलग है। अब आ गए हैं नव सामाजिक आंदोलन वाले। ये जो न्यू सोशल मूवमेंट्स है ना, ये बहुत बड़े दायरे में होते हैं। तो न्यू सोशल मूवमेंट्स में चाहे आप शांतिवादी आंदोलनों को ले लें, चाहे आप पर्यावरणीय आंदोलनों को ले लें, चाहे आप परमाणु बमों के खिलाफ जो आंदोलन उनको ले लें, चाहे आप तकनीकी को लेके जो आंदोलन छिड़ते हैं उनको ले लें, ये अपने दायरे को क्या करते हैं, बहुत व्यापक करते हैं। अब दायरे को व्यापक तो करते हैं, उसके बावजूद ये इन पहचानों से भी जुड़े होते हैं। अब शांतिवादी आंदोलन करेंगे ना तो आप धर्म से, जातियों से, लिंग से, नरजातियों से, राष्ट्र से, सबसे क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो इनका दायरा, इन जो हमें भी जो छोटी पहचान कर रहे थे उनसे इनका दायरा क्या होता है, बहुत ज्यादा व्यापक होता है। तो ये है नव सामाजिक आंदोलन, जिन्होंने दायरों को, पहचान के दायरे को विस्तृत कर दिया है और अजीब ही प्रकार का कर दिया है। तीसरे हैं उदारवादी। उदारवादी सामूहिक पहचान को मानते नहीं है, क्योंकि अगर समूहगत पहचान पैदा होगी तो व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को ठेस लगेगी और उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। जो खुद की इंडिविजुअल पहचान बनाना चाह रहा है वो नहीं बचेगी। तो उदारवादी है, ये पहचान की राजनीति के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। ये कहते हैं कि सभी समूह बराबर होते हैं, किसी भी समूह को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई बहुसांस्कृतिक पहचान की आवश्यकता नहीं है। तो ये उदारवादी ये सबको क्या मानते हैं, बराबर मानते हैं। अब आ गया है बहुसंस्कृतिवाद। तो पहचान और मान्यता की राजनीति मूलतः किससे जुड़ी हुई है, बहुसंस्कृतिवादियों के साथ जुड़ी हुई। ये कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र में जितनी भी संस्कृतियां रहती है उनको सबको अपने ही अपने हिसाब से जीने का हक है, उनको भी अपनी परंपराओं, रूढ़ियों, संस्कृतियों की मान्यता का हक है। तो तीसरे बहुसंस्कृतिवादी हैं, जो कौन सी राजनीति को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, पहचान की राजनीति को। तो पहचान की राजनीति को मूलतः हम देखें तो इसको बढ़ावा देने वाली एक परंपरा, विचारधारा कौन सी है, बहुसंस्कृतिवाद है। यह हमने बहुसंस्कृतिवाद की चर्चा की। बहुसंस्कृतिवाद इस राजनीति का वर्णन करते हैं। अब हम उन मुद्दों की चर्चा करेंगे जिन मुद्दों की वजह से
ये अवधारणा केंद्र में आई है कि आखिर ऐसे क्या हो गया था अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कि कौन सी राजनीति हावी हो गई, पहचान की राजनीति हो गई। हम ऐसे मुद्दों की चर्चा करें। इसमें ना आपको वो क्वेश्चन कम मिलेंगे। कौन से? फैक्चुअल क्वेश्चन। इसमें तो आपको कौन से मुद्दे आ सकते हैं? कंसेप्चुअल मुद्दे। फैक्चुअल भी आ जाएंगे घूमते घामते, कंसेप्चुअल मुद्दे इसमें ज्यादा हावी हैं, जो पहले ही अपनी समझ विकसित हो सकती है विचारधाराओं इनके बारे में, तो ये मुद्दा समझ में आ जाता है। अब हम जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे वो है कि पहचान की राजनीति वैश्विक राजनीति में हावी क्यों हुई। पहचान की अवधारणा, पहचान की अवधारणा की उत्पत्ति के कारण। या पहचान की राजनीति के उद्भव के कारण क्या है, इनकी चर्चा करें। पहचान की राजनीति के उद्भव का जो मूल कारण है, एक कारण अपन जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो आधुनिकीकरण के रूप में पाश्चात्यकरण है। सिंपल सा मुद्दा है, आधुनिकीकरण के रूप में पाश्चात्यकरण। कि संसार में एक चीज हावी है और वो है कि हरेक देश को, हरेक संस्कृति को और हरेक समूह को क्या होना है? आधुनिक होना है। अब आधुनिकता की परिभाषा क्या है? मुद्दा तो ये है। तो इनको है ना, ये जितना भी ज्ञान है ना, ये ज्ञान का वर्चस्व दरअसल यूरोप का ही है। तो संसार के किसी भी कोने में पूछोगे ना कि आपको ना प्रोग्रेस करनी है, तो वो कहते हैं प्रोग्रेस करनी है तो आपके पास एक ही रास्ता है, वही रास्ता है जो यूरोप ने अडॉप्ट किया था। यूरोप ने जो रास्ता अडॉप्ट किया वो कौन सा है? आधुनिकीकरण का है। तो इस संसार में यूरोपियन सबसे सुखी हैं, वो सबसे आगे हैं, और वो जिस रास्ते पे चले हैं, बाकी संसार को भी एडवांस होने के लिए उसी रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। तो आधुनिकीकरण के लिए उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया जाता है। कौन सा रास्ता? पाश्चात्यकरण का रास्ता। अब ये जो पाश्चात्यकरण का रास्ता है वो कहां से पैदा होता है? उदारवाद से पैदा होता है। और उदारवाद के कुछ निश्चित सूत्र है कि अगर आपको आधुनिक होना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? व्यक्तिवादी। अगर आपको आधुनिक होना है तो आपको किससे दूर होना पड़ेगा? समूहगत राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आपके ऊपर ये पाश्चात्यकरण हावी होता है, तो फिर बाकी व्यक्तिवाद जब हावी होता है तो आपकी जो स्थानीय जो पहचाने हैं वो जोर मारने लगती है कि हमारे ऊपर क्या हावी हो गया है? पाश्चात्यकरण हावी हो गया है। तब है ना, विभिन्न संस्कृतियों को, समूहों को ये डर लगता है कि अब हमारी समूहगत पहचान खो जाएगी और हम कौन सी पहचान के साथ एक में एक हो जाएंगे? पाश्चात्यकरण के साथ। और आदमी की एक विशिष्टता होती है कि वो कभी भेड़ नहीं बनना चाहता, बल्कि अपने समूह की पहचान क्या रखना चाहता है? अलग रखना चाहता है। अब आप ना कितनी कोशिश कर लो, आपको अपने पिछले, जब से आपने पढ़ाई शुरू की है, आपने देखा होगा कि आपने 90% ज्ञान वो लिया है जो कहां से आया है? यूरोप से आया है। उसके बावजूद हमारा यूरोपीयकरण नहीं हुआ है। आज भी हमारी हिंदू और मुस्लिम की जो पहचान है, हमारे आज भी जो पारिवारिक मूल्य हैं, हमारे धार्मिक मूल्य हैं, जो जातीय मूल्य हैं, आज भी वो गायब नहीं हुए। हम वैसे ही जी रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई भले ही पाश्चात्य कर रहे हो, हमारे संस्कार में आज भी पाश्चात्यकरण घुसा नहीं है, क्योंकि हम अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। आज भी हम कपड़े जब भी मौके मिलते हैं तो वो पहन लेते हैं, जब भाषा की बारी आती है तो वो भाषा बोल लेते हैं, जब हमारी सोच, परंपराओं, रीति रिवाज, खान पान की बारी है तो वापिस लौट आते हैं हम। तो ये पहचान की राजनीति जोर तब मारती है जब आप हमारे ऊपर क्या थोपने की कोशिश की जाती है? आधुनिकीकरण के नाम के और पाश्चात्यकरण थोपने की कोशिश की जाती है। तो हम क्या करते हैं? फिर वापिस अपनी संस्कृति और जड़ों की ओर लौटने की कोशिश करते हैं। उससे फिर हम कहाँ लौटते हैं? अपनी छोटी छोटी जो समूहगत पहचाने उनकी तरफ लौट आते हैं।
चाहे हम जाति से चिपक जाएं, चाहे धर्म से चिपक जाएं। हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं कि हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं भी जातीय राजनीति की चर्चा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में कहीं भी, क्योंकि संसार में जातियां है ही नहीं, भारत को छोड़ के कहीं भी नहीं है। उसके बावजूद हम कौन सी राजनीति करते हैं? क्योंकि हमारी पहचान जो तैयार हुई है किस आधार पे हुई है? जातियों के नाम के ऊपर। तो जैसे ये पाश्चात्यकरण वाले हमारे ऊपर अन्य पहचाने थोपते हैं, हम वापस कौन सी पहचान से चिपक जाते हैं? जाति की पहचान से चिपक जाते हैं। तो ये आधुनिकीकरण के रूप में जो पाश्चात्यकरण हुआ है ये भी है। दूसरा है समूहगत राजनीति। तो पहचान की राजनीति को और कौन प्रेरित करता है? समूहगत राजनीति। और इसी समूहगत राजनीति के साथ साथ हम ये कर लेते हैं, जिसकी हम पहले भी चर्चा करते हैं, साम्यवाद का पतन और विचारधारात्मक अवसान। विचारधाराओं का अवसान, ये कर लो। समूहगत राजनीति, ये दोनों इंटरकनेक्टेड चीजें। मैंने शुरुआत में इसकी चर्चा कर ली थी कि 90 तक हमारे सामने कोई संकट नहीं था। हम कौन सी पहचानों के साथ जुड़े हुए थे? विचारधारात्मक पहचानों के साथ जुड़े हुए। हम मजदूरों की राजनीति कर रहे थे, रूढ़ियों की राजनीति कर रहे थे, लैंगिक राजनीति कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे ऐसा जिससे हमारे सामने पहचान का संकट नहीं था। पहचान का संकट आया 1990 के बाद। 1990 के बाद मोनोकल्चर शुरू हुई, अमेरिकन हेजेमनी शुरू हुई और पाश्चात्यकरण शुरू हुआ। हमारे ऊपर एकल संस्कृति का दबाव आया, एक श्रेष्ठ संस्कृति का दबाव आया कि अमेरिकन संस्कृति श्रेष्ठ है। क्योंकि पहले तो दो चीजें आपस में झगड़ रही थी, हमारा ध्यान ही उस टाइप नहीं गया। और वो कौन कौन झगड़ रहे थे? एक तरफ साम्यवाद हो गया था, एक तरफ पूंजीवाद हो गया था। अब अमेरिका और पाश्चात्य यूरोप बच गया। अब इन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे जब हमारे ऊपर दबाव आने लगे पूरे संसार में, जब ऐसे दबाव आए तो लोग किसकी ओर लौट आए? समूहों की लौट आए। तो यूएसएसआर का जो अंत है, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी व्यवस्थाओं का अंत है, उसने संसार में फिर कौन सी राजनीति को जन्म दिया? समूहगत राजनीति को जन्म दिया। तब उसके बाद फिर धार्मिक राजनीति शुरू हुई। उसके बाद फिर उग्र नारीवाद आया, या नारीवाद अंतर नारीवाद आया। अलग अलग प्रकार का नारीवाद आया। ब्लैक है, हम थर्ड वर्ल्ड की हैं, हम पारिस्थितिक नारीवादी हैं, ये वाला नारीवाद आया। उसके बाद फिर इस्लामवाद आया। उसके बाद कन्फ्यूशियसवाद आया। उसके बाद हरितवाद आया, बहुसंस्कृतिवाद आया। तो ये सारे के सारे काय को बढ़ावा दे रहे हैं? समूहगत राजनीति को। कि अब आपकी जो पहचान है वो वापस लोग अपनी जड़ों की ओर लौट आए, और जो वास्तविक पहचाने थी, जैविक पहचाने थी, उनकी ओर आ गए। जो पैदा हुए थे जिन पहचानों के साथ, पहले हमने वो पहचाने खो दी थी। आप किसी भी है ना, किसी मार्क्सवादी से इनसे चर्चा करके देखो कि आपकी पहचान क्या है, तो बोला मेरी पहचान मैं गरीब हूं और गरीबों का मसीहा हूं, इतनी पहचान है, मैं कोई धर्म और जातियों को नहीं मानता। तो अब आपने देखा होगा कि इस देश में ना ये कामयाब नहीं हुए। कौन है? मार्क्सवादी। बताओ क्यों कामयाब नहीं हुए? क्योंकि मार्क्सवादी धर्म और जातियों की राजनीति नहीं करते, वर्ग की राजनीति करते। अपने देश में वर्ग है ही नहीं। लेकिन अब मैं तो अपने देश की चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो वैश्विक लेवल की चर्चा कर रहा हूं कि वैश्विक लेवल के ऊपर साम्यवाद क्या हो गया? फैल हो गया। तो लोगों को अब संकट आया कि हमारी ये पहचान क्या है। उनकी पहचान पे संकट आ गया, आइडेंटिटी क्राइसिस आया कि अब साम्यवादी तो हम है नहीं, क्योंकि साम्यवाद तो क्या है? चला गया है। तो अब क्या बचा? अब हम पूंजीवादी सारे होना नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका दबाव डाल रहा है, वो मेरी संस्कृति श्रेष्ठ है, सारे पूंजीवादी। वो हम हो नहीं सकते, क्योंकि हम मोनोकल्चर को कभी भी स्वीकार नहीं करते। हमारा मनोविज्ञान होता है, हम तो अलग पहचान बनाना चाहते हैं, औरों से अलग दिखना चाहते हैं। अब सारे अलग अलग कपड़े क्यों पहनते हैं बताओ? अपना जब भी मौका मिलता है, इसका स्कूल ड्रेस में तो मजबूरी थी हमारी, उसके बाद हम अलग कपड़े क्यों पहने? क्योंकि हम क्या चाहते हैं? अपनी अलग से पहचान चाहते हैं। तो अमेरिका ने जब
अपनी पहचान थोपने की कोशिश की। जब पाश्चात्य पहचान हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की तो हम कौन सी पहचानों की ओर लौट आए? समूहगत पहचान। हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, कन्फ्यूशियस हैं, इन पहचानों की ओर लौट आए और हम जातीय नरजातीय पहचानों की ओर लौट आए। तो दूसरा जो राजनीति थे वो पाश्चात्यकरण, दूसरा था समूहगत राजनीति के दबाव आए हमारे ऊपर, तो हम समूहों के साथ बंध गए। तीसरा जो एक और कारण था वो था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसने पहचान की राजनीति को बढ़ावा दिया। 1989 ये वो साल था जब साम्यवाद ने घुटने टेकने शुरू कर दिए थे कि अब मैं हार मानता हूं। बर्लिन की दीवार गिरी और बर्लिन की दीवार गिरते ही फ्रांसिस फुकुयामा ने एक लेख लिख दिया, एंड ऑफ हिस्ट्री। और उसने ये कह दिया कि अब संसार में कौन से झगड़े समाप्त हो गए हैं? विचारधारात्मक झगड़े समाप्त हो गए हैं। अब आपका वर्ण करने के लिए एक ही राजनीतिक व्यवस्था रह गई है, वो कौन सी? उदारवाद। आपका वर्ण करने के लिए एक अर्थव्यवस्था का प्रकार रह गया है, वो है पूंजीवाद। आपके पास एक ही मूल्य रह गया है, वो है स्वतंत्रता। अब आप इनका ही वर्ण करेंगे और विचारधारात्मक झगड़े अब अपने अंत को पहुंच चुके हैं। अंतिम लड़ाई थी वो पूरी हो गई है और उदारवाद ने अपनी विजय की घोषणा कर दी है। तो अब ऐसे कोई झगड़े खड़े नहीं होंगे। तो इसका तात्पर्य अब संसार में एक जोन ऑफ पीस खड़ा होगा। अब संसार में उदारवादी समूह है वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाएंगे, संसार में क्या आ जाएगी? शांति आ जाएगी। अब आपकी जो पहचान होगी वो निश्चित हो जाएगी। आप क्या हो जाएंगे? उदारवादी, पूंजीवादी हो जाएंगे, जो राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों के साथ जिएंगे। ये होगा अब आपके साथ। लेकिन बाद में इस थीसिस का विरोध किया उसी के गुरु ने, और वो थे सैमुअल पी हंटिंगटन। हंटिंगटन ने कहा कि ये जो 21वीं सदी आएगी, ये पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है, उत्तर शीत युद्ध काल है, उसमें बिल्कुल ये तो सही है कि विचारधारात्मक और आर्थिक मुद्दों के ऊपर झगड़े अब नहीं होंगे। अब जो झगड़े होंगे मूलतः वो कौन से होंगे? सांस्कृतिक झगड़े होंगे। अब सभ्यगत झगड़े होंगे, सभ्यतागत। यानी अब कौन टकराएगी आपस में? भांति भांति की सभ्यताएं टकराएगी। अब भांति भांति की संस्कृतियां टकराएगी। अब टकराएगी पाश्चात्य संस्कृति, जिसको ईसाई नहीं कहता, पाश्चात्य संस्कृति ईसाई क्योंकि संस्कृति इस्लाम से टकराएगी। फिर इस्लामिक संस्कृतियां वो ईसाइयत से टकराएगी, हिंदुत्व से टकराएगी, फिर वो कन्फ्यूशियसवाद से टकराएगी, अफ्रीकन संस्कृतियां टकराएगी, लैटिन अमेरिका की संस्कृतियां अलग से टकराएगी। अब आगामी झगड़े होंगे वो किसके होंगे? क्योंकि अब लोगों की जो पहचान है वो आर्थिक आधार के ऊपर, अमीर गरीब और विचारधारात्मक आधार पे नहीं होगी, बल्कि पहचान कौन सी? उसकी सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान होगी। तो अब ये झगड़े होंगे। अब ये संसार में ऐसे झगड़े दो प्रकार के होंगे। वो कहता है एक झगड़े होंगे वो माइक्रो लेवल पे होंगे और एक झगड़े होंगे वो मैक्रो लेवल पे होंगे। माइक्रो होता है सूक्ष्म लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल पे झगड़े होंगे ये फॉल्ट लाइन के झगड़े होंगे। ये झगड़े होंगे एक ही देश के अंदर, विभिन्न समूहों के अंदर। इसके तहत भारत में लड़ेंगे हिंदू और मुसलमान, भारत में लड़ेंगे हिंदू और सिख। इसी झगड़ों के तहत फिर भारत पाकिस्तान में लड़ेंगे मुहाजिर और वहां के मूल निवासी। इसी के तहत श्रीलंका में लड़ेंगे तमिल और सिंहली। इसी के तहत फिर ईरान में लड़ेंगे कुर्द और शिया, कहीं लड़ेंगे शिया और सुन्नी। तो एक ही देश में विभिन्न संस्कृतियों के लोग झगड़ेंगे। वो कौन से झगड़े होंगे? माइक्रो। ये गृह युद्ध पैदा करेंगे। और उसके बाद जो झगड़े होंगे वो कौन से होंगे? मैक्रो झगड़े होंगे, व्यापक झगड़े होंगे। और इन व्यापक झगड़ों के तहत विभिन्न देश नहीं लड़ेंगे। देशों का झगड़ा तो समाप्ति हो गया है। या तो माइक्रो लेवल के झगड़े होंगे तो गृह युद्ध होंगे, और या सूक्ष्म लेवल के, माइक्रो लेवल के। तो बताओ मैक्रो लेवल के होंगे तो कौन झगड़ेंगे? तब सभ्यताएं झगड़ेगी।
तब यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ये सारे एक तरफ हो जाएंगे और अरब क्या हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। फिर एक तरफ अंग्रेज ईसाई हो जाएंगे, एक तरफ कन्फ्यूशियस हो जाएंगे, एक तरफ कन्फ्यूशियस हो जाएंगे, एक तरफ हिंदू हो जाएंगे। हिंदू चाहे वो नेपाल के हो, चाहे भारत के हो, और चाहे वो कहीं और रहते हो, ये सारे एक हो जाएंगे। तो अब राष्ट्रों के मध्य झगड़े नहीं होंगे, विचारधारात्मक झगड़े नहीं होंगे, अब राजनीतिक झगड़े नहीं होंगे। अब झगड़े कौन से होंगे, संस्कृति और सभ्यता के झगड़े होंगे। तो अब इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जो विचार पैदा हुआ, तो हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में कौन सी राजनीति हावी हो गई है, पहचान, और कौन सी पहचाने, ये समूहगत पहचाने हावी हो गई। तो ये पाश्चात्यकरण की राजनीति जो सबको खा जाना चाहती है, इसने पहचानों को कट्टर कर दिया है। ये समूहगत राजनीति, क्योंकि इसी के माध्यम से आप बच सकते हैं और कोई इंडिविजुअल रूप से बचने का कोई तरीका नहीं है। तीसरा है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब चौथा एक और मुद्दा है जो इसी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से अलग कर ले, चाहे इसके साथ ही कर ले। वो चौथा मुद्दा है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसमें हम किसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं भूमंडलीकरण। ये भूमंडलीकरण क्या पैदा करता है, ये भूमंडलीकरण प्रवाह को तीव्र करता है। अब कौन से प्रवाह को तीव्र करता है, तो हम कहते हैं ये कौन से प्रवाह को तीव्र करता है, विचारों को बहुत तीव्र करता है। अब ये विचारों को तीव्र करता है, तो विचार बहुत तेजी से पाश्चात्य जगत के विचार कहां फैल रहे हैं, पूरे बाकी के संसार में फैल रहे हैं। अब ये जब बाकी के संसार में फैल रहे हैं, तो अब ये क्या करेंगे, ये मैकडोनाल्डाइजेशन पैदा करेंगे। आपको याद आ रहा है जिहाद वर्सेज मैकवर्ल्ड की चर्चा की थी हमने, बेंजामिन बार्बर की, ये पैदा हो रहा है। कुल मिला के जो मोनोकल्चर का विचार है, जो संस्कृतियों का जो संकर संस्कृतियां पैदा हो रही है, उनका विचार है, मिक्स संस्कृतियां जो पैदा हो रही है, इन सब के जो विचार हैं वो सारी चीजें प्रभावित कर रही है। इस भूमंडलीकरण ने विचारों को और संस्कृतियों का व्यापक प्रचार प्रसार कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की संस्कृतियों पे कौन सी संस्कृति हावी हो रही है, अमेरिकन संस्कृति हावी हो रही है, अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो रहा है। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन भी है जिसने स्थानीय लोगों को सचेत कर दिया है कि अब हमें किससे बचना है, अमेरिका की संस्कृति से बचना है। तो ये भूमंडलीकरण के विचार, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का विचार, ये ग्रुप पॉलिटिक्स का विचार, और आधुनिकीकरण के रूप में जो पाश्चात्यकरण थोपा जा रहा है, उदार धाराएं जो थोपी जा रही, उदार मूल्य जो थोपे जा रहे हैं, इन सब ने किसको पैदा किया है, पहचान की राजनीति को। और पांचवा जो मुद्दा है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को ही मान लो। कौन सी राजनीति बहुत ज्यादा हावी हो गई है, ये धार्मिक राजनीति बहुत ज्यादा हावी हो गई। आप चाहे अमेरिका में जाओ तो आप ट्रंप ऐसी राजनीति करता हुआ मिलेगा आपको, भारत में ऐसी राजनीति हम देख ही रहे हैं। और रूस जैसे देश में भी 1990 के बाद धर्म वापिस से आ गया है। तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो धर्म से क्या हो, अछूता हो। और इस धर्म को और हम रूप में देखते हैं तो ये किस रूप में पैदा हो गया है, इस्लामवाद। इस्लामवाद को तो हम दोषी ठहराते हैं, इस्लामवाद को प्रेरित करने वाले भी कोई पंगे लेने वाले तो तभी ये तो पैदा होता है। और ये है ईसाइयत। तो हर जगह अब कौन सी राजनीति हो रही है, धार्मिक राजनीति, और ये पहचान की राजनीति का ही भाग है। तो ये हमने वो कारण देखे जिनकी वजह से क्या पैदा हुई, पहचान की राजनीति पैदा। पाश्चात्यकरण, समूहगत राजनीति, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, भूमंडलीकरण की प्रवृत्तियां और धार्मिक राजनीति का वापिस लौट आना, ये इस सब ने पहचानों को सुदृढ़ कर दिया है। अब लोग वापिस अपनी जड़ों की ओर लौट आए, जो उनकी जैविक जड़ें थी, जिनमें वो पले बड़े थे, उनकी तरफ वापस लौटने लग गए। वो जातियों की तरफ आ गए हैं, धर्मों की तरफ, अपने क्षेत्रों, गांवों और राष्ट्रों की तरफ लौट आए।
हमारे देश में राष्ट्रवाद बढ़ा या घटा है? बढ़ा है। हिंदुत्व बढ़ा है, जातीय वो जो चीजें वो बढ़ी है। अब आप इनको ना बुरा मत मानो, ये एक वैश्विक ट्रेंड है जो किसके तहत लौटा है? पहचान की राजनीति के तहत। आप नहीं रह सकते बगैर पहचान के, आप इतने लिबरल नहीं हो सकते, क्योंकि विचारधाराएं तो है नहीं। अब हमारे पास कौन सी पहचानें बची है? ये समूह की पहचानें ही बची है। तो हमारे यहाँ देख, तो हम भारतीयता की ओर लौट आए हैं, हिंदुत्ववाद की ओर लौट आए हैं, जातियों की राजनीति पहले से ज्यादा हावी हो गई है। अब हम लिबरल नहीं है, बल्कि धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, अब ये कंजर्वेटिव भी मत बोलो, ये पूरे संसार का ही ट्रेंड है। अब अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया जा रहा है। अमेरिका जो उदारवाद का अगुवा हुआ करता था वो रूढ़िवादी हो गया है। चीन में चीन की सर्वोच्चता के विचार उभर रहे, चीनीवाद के विचार उभर रहे, चीनी राष्ट्रीयता के विचार उभर रहे। ऐसा ही तुर्की में उभर रहा है कि तुर्की फर्स्ट है, तुर्की के तुर्क फर्स्ट है। ऐसा ही मध्य पूर्व के जो इस्लाम में उभरा है, सुन्नी कह रहे हैं हम श्रेष्ठ हैं, शिया कह रहे हैं हम श्रेष्ठ हैं। तो ये ना समझ गई है। अब रूस का पूरा झगड़ा क्या है? यही है, रशियन वापस क्या हो गए कि हम रशियन हैं। तो कौन सी वो उसकी पहचान की ओर, अपनी पुरानी रशियन पहचान की ओर लौट रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हुआ करते थे। तो ये जो पूरा हमला किया है यूक्रेन का, वो पहचान जोर मार रही है कि हम भी कभी श्रेष्ठ थे और इस वैश्विक राजनीति का संचालन किया करते थे। छोटा सा पिद्दी सा देश हमें आंख दिखा रहा है। तो ये सारा वही पहचान को लेके झगड़ा है, वो रशियन पहचान को वापिस से कायम करना चाहते हैं। तो ये हमने पहचान की राजनीति पैदा क्यों होती है इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की। अब 2 मिनट का विराम लेंगे, फिर इस मुद्दे को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।